बच्चों, बायो की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं श्वसन, रेस्पिरेशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अध्याय 11 है क्लास 12 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं श्वसन होता क्या है। ठीक है, तो श्वसन की हम एक परिभाषा दिखा रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी हमारे शरीर में क्या हैं, सजीव कोशिकाएं हैं, उनके अंदर संपन्न होने वाली वह क्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, जो हमने भोजन के माध्यम से लिए हैं शरीर में। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जिनमें कि क्या होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है। ठीक है, उच्च ऊर्जा वाले होते हैं ये। उन जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होगा, अपघटन होगा, यानी विघटन होगा। और विघटन किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जो हमने ऑक्सीजन लिए है, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ हमने लिए हैं उन पर कौन क्रिया करेगा, ऑक्सीजन क्रिया करेगी। और तो या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इनका विघटन, या फिर किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कुछ ऐसे जीव हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन जटिल पदार्थों का विघटन होता है, या फिर ऐसे जीव भी हैं जिनको जहाँ पर उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी विघटन होता है। अब ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जब इनका विघटन होगा यानी टूटेंगे सरल अणुओं में, तो उस समय क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में जल निकलेगा। और जल के साथ साथ क्या चीज़ होगी, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है श्वसन क्रिया। तो बच्चों ये सोचो, जो हमने ऑक्सीजन ली है, उस ऑक्सीजन का क्या काम है, वो हमारे भोजन का ऑक्सीकरण करता है। जो हमने भोजन लिया है उसका भी एक इम्पॉर्टेंस ही है, उसमें हमको ऊर्जा मिलेगी। लेकिन ऊर्जा कब मिलेगी, जब हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। या कुछ जीव ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन जटिल पदार्थों का विघटन करते हैं, तो उनको भी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इनका विघटन होता है तो हमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, श्वसन। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना सिर्फ श्वसन नहीं है, बल्कि उस ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। और ऑक्सीकरण होने के पश्चात हमें क्या मिल रहा है, उसमें से ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमको, और साथ साथ क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है श्वसन क्रिया। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमने भोजन लिया है, उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस ही है, जो हमने ऑक्सीजन ली है उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस ही, और ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट है। और उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सिर्फ ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ओनली श्वसन नहीं है। ठीक है, अब जो हमने हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जो हम भोज्य पदार्थों के तरीके से हम लेते हैं, यानी भोज्य पदार्थ के रूप में जो हम लेते हैं, वो हमारे 3 प्रकार के इम्पॉर्टेंट हैं। यानी भोजन के हमारे जो महत्वपूर्ण अवयव हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो खाते हैं, क्या खाते हैं, रोटियां खाते हैं ज़्यादातर। क्या खाते हैं हम, आटे से बनी हुई चपातियाँ, चावल, ऐसी चीज़ें हम ज़्यादातर, ये हमारा मेन फूड है। ठीक है, तो हमारा मुख्य जो आधार है हमारा श्वसन का, वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है तो हमारा जो श्वसन क्रिया होगी, यानी हमारी जो ऑक्सीजन काम करेगी, वो किस पे काम करेगी, वसा पे काम करेगी, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो। ठीक है, पहले अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट पर ऑक्सीजन काम करेगी और हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी कार्य करने की शक्ति के लिए। सेकंड नंबर पे किसका होगा, सेकंड नंबर पे जो हमारा श्वसन क्रिया होगी, यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, वो कौन से होंगे, वसा टूटेगी, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो। अगर हमारे शरीर के अंदर वसा भी समाप्त हो चुकी है, तो शरीर के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है उस पर ऑक्सीजन काम करती है और हमें कार्य करने की शक्ति देती है, यानी कि हमको ऊर्जा प्रदान करती है। तो मेन कौन सा हो गया श्वसन का आधार, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो प्रक्रिया है, कार्बोहाइड्रेट वाले जो श्वसन है, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा श्वसन का आधार है तो ऐसा श्वसन कहलाता है प्लावी श्वसन। और अगर हमारा प्रोटीन आधार है श्वसन का, तो वो क्या कहलाएगा, जीवद्रव्यीय श्वसन कहलाएगा। यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर हुआ। अब हम लोग ये देख रहे हैं, हमने एक बात बताई थी, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है श्वसन, या फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति में होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन। उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीश्वसन। और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अनऑक्सीश्वसन, यानी एनारोबिक। ऑक्सीश्वसन को हम इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक, और अनऑक्सीश्वसन को हम कहते हैं एनारोबिक। ठीक है, एक तो हमें इन दोनों में क्या अंतर है, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ऑक्सीश्वसन है, नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है। अनऑक्सीश्वसन, जिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो यहाँ O2 का उपयोग होता है और यहाँ पर O2 का उपयोग। पहला डिफरेंस हमारा यही है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस
यहाँ पर जो ऑक्सीश्वसन होता है, हमने कार्बोहाइड्रेट मेन आधार बताया है। तो जब ग्लूकोज लिया हमने, भोजन के अंदर क्या है, ग्लूकोज है। जैसे जो हमारे जटिल पदार्थ हमने लिया है, शर्करा ली है, तो उस शर्करा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है पाचन के द्वारा, और वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। वो जो ग्लूकोज है वो हमारी सेल के अंदर एंटर करता है। सीधा डायरेक्ट जो हमने रोटियां खाई हैं वो एंटर नहीं होती हमारे शरीर की कोशिकाओं में, बल्कि वो कैसा होता है, पहले छोटे अणुओं में टूटता है, और वो छोटे अणु कौन से हैं, ग्लूकोज। ठीक है, तो वो ग्लूकोज हमारे शरीर में कहाँ एंटर करेगा, कोशिका में। कोशिका में क्या होगा फिर, भोजन का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज के एक अणु का, जो हमारा ग्लूकोज के अणु बहुत सारे होंगे भोजन के पाचन के पश्चात, तो सिर्फ एक अणु से ही हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 38 ATP अणुओं का इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। पूर्ण ऑक्सीकरण किससे होगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से जब इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो कितने अणुओं का निर्माण होता है, 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। 38 ATP का मतलब बहुत सारी एनर्जी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन जब हम अनोक्सी श्वसन की बात करते हैं तो अनोक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज अणु के का पूरा ऑक्सीकरण तो होता ही नहीं है। कैसा होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और अपूर्ण ऑक्सीकरण होने की वजह से हमें कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 ATP अणुओं का निर्माण। अब कंपैरिजन में आप देख सकते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कितनी ऊर्जा मिल रही है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, जब ऑक्सी श्वसन होता है तो अंतिम उत्पाद होता है CO2, H2O और ऊर्जा। ठीक है, यानी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी और जल भी मिलेगा। और अनोक्सी श्वसन में हमें अंतिम उत्पाद मिलता है एल्कोहल, या तो एल्कोहल होगा या कोई कार्बनिक अम्ल होगा, और साथ साथ हमें CO2 भी मिलेगी और ऊर्जा भी हमको प्राप्त होगी। लेकिन ऊर्जा यहाँ पे कैसी है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इस श्वसन में जो ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होगी, कोशिका द्रव्य में। अनोक्सी श्वसन में भी जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में ही होगी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रेब्स चक्र और होता है ऑक्सी श्वसन के अंदर। ये हमारा एक विधि है, क्रिया विधि इसकी, क्रेब्स चक्र, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि यहाँ पर सारी क्रियाएँ कोशिका द्रव्य में होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सी श्वसन में तो जो ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया है वो कहाँ पूरी होगी, कोशिका द्रव्य में, और जो हमारी क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होगा। लेकिन यहाँ अनोक्सी श्वसन टोटल ही कोशिका द्रव्य में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं, जितना भी हमारी ऑक्सी श्वसन है सभी जंतुओं में ऑक्सी श्वसन होता है, जितने भी प्लांट्स हैं उनमें भी ऑक्सी श्वसन होता है। लेकिन अनोक्सी श्वसन के जो एग्जाम्पल हैं वो जो स्टोर किए हुए पौधे होते हैं या स्टोर किए हुए जितने भी चीज़ें होती हैं, उन स्टोर किए हुए चीज़ों में, अंकुरित होते हुए बीजों में बहुत कुछ कवक ऐसे हैं और कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो अनोक्सी श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, ये एक समीकरण है हमारा ऑक्सी श्वसन का। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, यानी ये ग्लूकोज का अणु है C6H12O6। क्या है ये, ग्लूकोज। ठीक है, इस पर कितने अणु, 6 ऑक्सीजन के अणु काम करेंगे, और क्या देंगे हमको, 6 अणु हमको देंगे CO2 के, 6 अणु मिलेंगे हमको जल के, और साथ में हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। ठीक है, समझ में आया। यहाँ हम इस समीकरण को देखते हैं, ये वही ग्लूकोज का अणु है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अनुपस्थिति में है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे ऑक्सीजन का। और हमें क्या मिल रहा है, C2H5OH यानी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है हमको। ठीक है, एथिल अल्कोहल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और 56 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ ऊर्जा हमें ज़्यादा प्राप्त होती है और वहाँ ऊर्जा हमको कम प्राप्त होती है। तो ये तो हमें हो गए ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन में अंतर। अब हम देखेंगे इसकी ऑक्सी श्वसन, हम सबसे पहले ले लेंगे ऑक्सी श्वसन को, कि इसकी क्रिया विधि यानी कैसे होती है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया विधि है वो हमें बता ही दिया हमने, किस में होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। लेकिन हमने अभी एक पॉइंट्स बोला था कि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होगा। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, 3 चरण होते हैं। पहले स्टेप कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा चरण है हमारा क्रेब्स चक्र, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, यहाँ पे भी हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, यहाँ भी हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो पहला स्टेप हम अब इस आज वाले टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, आगे की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, पहले तो हम इसके बारे में पढ़े हैं। हमारे 3 स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ETS। तीसरा चरण कौन सा है इसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलाइसिस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले नाम इसका हमने ग्लाइकोलाइसिस क्यों दिया,
इस ग्लाइकोलाइसिस का मतलब अगर हम इसको आधा आधा तोड़ दें, ग्लाइकोज, ग्लाइकोज का मतलब होता है शर्करा, ठीक है, ग्लाइकोज का मतलब शर्करा, लाइसिस का मतलब विघटन होना। क्या होगा यहाँ पे? शर्करा का विघटन। ग्लूकोज क्या है? शर्करा है, और शर्करा का क्या हो रहा है यहाँ पर? विघटन हो रहा है, ठीक है। तो शर्करा का विघटन होने की वजह से ही इसको क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस वाली जो क्रिया है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कोशिका द्रव्य में। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारी कहाँ संपन्न हो जाएगी? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ठीक है। इस ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी? इसको हम EMP पाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? EMP पाथ। अब E का मतलब होता है, एक वैज्ञानिक थे एम्बडन, M का मतलब दूसरे वैज्ञानिक मेयरहोफ, और तीसरा P का मतलब होता है पार्नस। पार्नस भी एक वैज्ञानिक। ये तीनों वैज्ञानिकों ने इसके पथ की खोज की थी और इसीलिए इसको कहा जाता है EMP पाथवे, ठीक है। तो हमें समझ में आया ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पथ क्यों कहते हैं, ये कहाँ संपन्न होता है, इसमें कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता। यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, अभी फ़िलहाल ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमारा क्या होगा? ग्लूकोज का अणु टूटेगा, ठीक है। अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी हमारी क्रेब्स चक्र में, ठीक है, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस तक जितनी भी क्रिया हैं वो हमारी दोनों में सेम होती हैं। ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों कहाँ तक सेम होता है? ग्लाइकोलाइसिस तक। चेंजेस कहाँ आता है? क्रेब्स चक्र से चेंज जाता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य वाली चीज़ तो यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। तो और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न हो रहा है? हमारा कोशिका द्रव्य में। तो ये सारी चीज़ तो हमारी दोनों में कैसी होगी? श्वसन। तो ग्लाइकोलाइसिस तक के जितने भी स्टेप हैं कंप्लीट, वो दोनों में हमारे कैसे हैं? सेम है। ऑक्सीश्वसन में भी वही स्टेप आएंगे और अनऑक्सीश्वसन में भी वही स्टेप आएंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारा होता है 10 चरणों में कंप्लीट होता है, और ये 10 जो चरण हैं हमारे वो कहाँ हो रहे हैं? सारी कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रहे हैं। तो हम आ रहे हैं अब हमारे स्टेप्स पर आ रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला ये अणु होता है, हमने दिखा रखा है 6 कार्बन वाला अणु है ये, ठीक है। 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर, हमने यहाँ पे बार बार लिख रहे हैं C6H वाला O6, ठीक है। तो 6 कार्बन वाला अणु है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज पे एक एंजाइम काम करेगा हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज जो होता है ये क्या बना लेता है? इससे ग्लूकोज से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किसकी उपस्थिति में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। और यहाँ जो फॉस्फेट आएगा, फॉस्फेट का एक अणु हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ATP से। ATP के एक अणु का यहाँ पर क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, एक फॉस्फेट अणु का यूज हो रहा है। तो ATP से एक अणु फॉस्फेट का टूट जाता है और ATP किस में बदल जाती है? ADP में बदल जाती है, ठीक है। और जो फॉस्फेट यहाँ से टूटा है वो कहाँ जुड़ जाता है? ग्लूकोज में जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये दिख रहा है हमको 6 कार्बन है यहाँ पर और एक फॉस्फेट का अणु जुड़ गया, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप आता है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आइसोमरेज का मतलब होता है वो अपने समावयवी में चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ क्या बन गया यहाँ पर? समावयव हो गया, यानी कि इसकी जो कार्बन की संख्या है वो भी उतनी होगी, फॉस्फेट की संख्या भी उतनी होगी, लेकिन यहाँ पर जो इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। समावयव का मतलब होता है दोनों के कार्बन की फॉस्फेट की संख्या कैसी है? सिमिलर है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में बदल गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। किसकी उपस्थिति में? फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज की उपस्थिति में, है। अगला पॉइंट है हमारा फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या होगा आगे जाके? फिर यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का मतलब यहाँ पर एक फॉस्फेट का एक अणु और बढ़ गया, और बढ़ा किसकी वजह से? फॉस्फो इस एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP का एक अणु टूटता है फॉस्फेट का और इसमें जुड़ जाता है, और ये ATP से क्या बन जाता है? ADP, ठीक है। और यहाँ बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। देख रहे हैं हम लोग यहाँ 2 फॉस्फेट के अणु आ गए, एक पहले कार्बन पर और एक छठे कार्बन पर, तो इसलिए हमने इसका नाम लिखा 1,6 बाईफॉस्फेट। बाई क्यों? 2 हैं यहाँ पर फॉस्फेट, ठीक है। अब हमारा अगला आ रहा है टॉपिक फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट अब किस में बदल जाएगा? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरैल्डिहाइड में और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन इन 2 में टूट जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे सिर्फ फॉस्फोरिलीकरण हुआ, फॉस्फेट बढ़े हैं, हम यहाँ पर जुड़ गए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है इसका, अब गठन हो रहा है,
क्या हो रहा है, अपघटन, यानी टूट रहे हैं, ये 2 अणुओं में टूट जाते हैं। किस एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलिज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूट जाता है, किसमें, ग्लिसरैल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको हम बोलते हैं G3P यानी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको बोलेंगे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी आएगा यहाँ पे, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये कितने कार्बन वाले अणु हैं, 3 कार्बन वाले, ये भी 3 कार्बन वाला है, तो ये 3 कार्बन वाले 2 अणुओं में टूट जाता है। और ये जो दोनों अणु हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड हमारा ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो वापस किस में चेंज हो जाता है, ग्लिसरैल्डिहाइड में ही चेंज हो जाता है। तो 2 अणु हो गए यहाँ पर इसके, एक ग्लिसरैल्डिहाइड ऑलरेडी है यहाँ पर, और दूसरा हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किस में बदल गया, ग्लिसरैल्डिहाइड में ही बदल गया। अब जो हमारा ये वाला जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है हमारा, इस पर एक एंजाइम काम करता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सिजिनेज। तो यहाँ पर हमारा एक H3PO4 जुड़ेगा और हाइड्रोजन के अणु क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे यहाँ, और क्या बनेगा यहाँ पर 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाता है। तो इसके फॉस्फेट अणु किस में जुड़ जाते हैं, इसमें जुड़ जाएंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और क्या बन जाएगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। देख रहे हैं हम लोग, 3 कार्बन हैं, एक फॉस्फेट इधर आ गया और एक 1 नंबर पे आ गया और एक 3 नंबर पर आ गया, ठीक है। अगला ही तुरंत ही ये क्या होगा, जैसे ही इससे हाइड्रोजन मुक्त होंगे, ये तुरंत आगे दूसरी वाली चीज़ में अपघटित हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जब मुक्त होते हैं उनको कौन ले लेता है, NAD ग्रहण करके NADH बना लेता है, क्या बना लेता है, NAD बना करके अपचयन हो जाता है इसका, ठीक है, डिहाइड्रोक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये सभी हमारे 2 अणु हैं, 2 अणु हम लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे एक ये था, एक ये था, ये 2 मिलकर के हो गए थे, और आगे हमारे 2 अणु इसके निर्माण हो रहे हैं। यहाँ तक हमारा एक ही चल रहा था, लेकिन यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, और ये 2 से क्या बना, 2 अणु मिल गए, 2 अणु बन गए हमारे 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के। इसके बाद में फिर 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ये बदल जाता है। अब जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये वापस इसमें क्या जुड़ेंगे, हमारे इसमें से एक फॉस्फेट निकलेंगे, फॉस्फेट अणु अलग हो जाते हैं, और फॉस्फेट अणु किससे जुड़ जाते हैं, ADP से। ADP उनको ग्रहण करके किस में बदल जाता है, ATP में बदल देता है। तो 2 फॉस्फेट के अणु यहाँ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, किस एंजाइम की उपस्थिति में, डाईफॉस्फोग्लिसरेकाइनेज की उपस्थिति में। तो 2 जो हमारे फॉस्फेट अणु यहाँ से हटे हैं, उनको कौन ग्रहण कर रहा है, दोनों अणुओं में से एक इस वाले एक हमारे 1,3 डाईफॉस्फेट एसिड के एक अणु से, फिर दूसरा दूसरे अणु से, तो एक दोनों में से हट गए, और ये दोनों को कौन ग्रहण कर लेगा, ADP ग्रहण कर लेगा, और क्या बना लेगा, ATP बना लेगा। 2 अणु किसके बन गए, ATP के। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बन गया हमारा, यहाँ से एक हट गया, 1 नंबर वाला और 3 वाला रह गया, ठीक है। तो दोनों 2 अणु हैं, इसलिए 2 ATP बन गए यहाँ पर। अब आ रहा है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, किस में बदल जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, किसकी उपस्थिति में, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की उपस्थिति में चेंज हो जाता है 2 फॉस्फो, यानी कि यहाँ पर जो फॉस्फेट वाला जो ग्रुप है उसकी स्थिति चेंज हो जाती है। यहाँ तो कहाँ पे था, इधर दिखाई दे रहा था हमको 3rd नंबर पर, लेकिन यहाँ कहाँ आ गया, 2 नंबर पर आ गया फॉस्फेट, इसलिए इसका नाम हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद में इनोलिज एंजाइम काम करेगा, और क्या निकल जाएंगे, इसमें से 2 जल के अणु बाहर निकलेंगे, और जल के अणु बाहर निकलने के पश्चात इससे क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड बन जाएगा। जो हमने प्रकाश संश्लेषण में देखा था, कोशिका द्रव्य में क्या मौजूद है, पहले से ही फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड मौजूद था, जब हमने पढ़े थे C4 साइकिल और कैम साइकिल। तो वहाँ कौन सी चीज़ मौजूद थी कोशिका द्रव्य में, फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। वो कहाँ से आया, यहीं से आया, ग्लूकोज के अणु के विघटन से, ठीक है। तो ये फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड के भी 2 अणु हमारे यहाँ प्राप्त हुए। इसके बाद में जो हमारे फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड है, इसमें से फिर फॉस्फेट अणु निकलेंगे, और जिनको कौन ग्रहण करेगा, ADP ग्रहण करके ATP में बदल जाएगा, और यहाँ बन जाएगा पाइरुविक एसिड। जो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा है, पाइरुविक एसिड है, ठीक है। अब जो ये पाइरुविक एसिड है, आगे इसका क्या होगा, अभी तक तो हमको कोई पाइरुविक एसिड ही बना, अभी तो आगे माइटोकॉन्ड्रिया में और होगा अगला स्टेप, तब जाकर के ये पूरा प्रोसेस हमारा किसका होगा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का पूरा होगा। अभी तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये पाइरुविक एसिड किस में एंटर करेगा, लास्ट में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो अभिक्रिया है वो कौन सी चालू हो जाएगी, क्रेब्स चक्र चालू हो जाएगी। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारा यहाँ पर इन 10 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है।
अब इस 10 स्टेप्स में हम लोग देख रहे हैं कहाँ तो एटीपी का संश्लेषण हुआ है और कहाँ एटीपी काम आई है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं एटीपी का एक अणु काम आया, ठीक है। और इस स्टेप में भी हम देख रहे हैं एटीपी का एक अणु काम आया है। तो 2 एटीपी के अणु काम आ गए, इस जगह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमारे 2 NAD बन रहे हैं। ये NAD कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। और इससे हमको 3 ATP के अणु एक उससे मिलेंगे, एक NAD से। जब 3 ATP के अणु किससे मिले हमको? एक NAD से, जो NADH है हमारा बन करके तैयार हो गया। इससे कितने मिले हमको? 3। तो 2 अणुओं से कितने मिल गए? 6, ठीक है। तो 2 ATP यहाँ काम आए, लेकिन यहाँ कितने मिले हमको? 6 अणु मिले, ठीक है। आगे आ रहे हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ हमारा ADP काम आ गया। ADP काम आ करके क्या बन गया? ATP का निर्माण हो रहा है। ATP काम कितने आए थे? 2 आए थे, लेकिन 2 का यहाँ पर निर्माण हो गया, तो बैलेंस बराबर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं 2 अणु हमें H2O के मिल रहे हैं और इसके बाद में हमें 2 ATP के अणु और मिल गए। तो हम पूरे प्रोसेस में देख रहे हैं डायरेक्ट ATP जो हमको मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 2 ATP। शुद्ध लाभ जो हो रहा है ATP का कितना हो रहा है? 2 ATP का हो रहा है। कैसे? 2 तो काम आ गए और 4 हमारे बन गए। 2 यहाँ बन गए और 2 यहाँ बन गए और काम आए हमारे 2, तो कितने बच गए हमारे पास? 2 बच गए। तो शुद्ध लाभ जो है ATP का ग्लाइकोलाइसिस में कितने हुए? 2 ATP का शुद्ध लाभ होता है। और इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से भी हमें कितने अणु मिलेंगे ATP के? 6 अणु मिलेंगे। 6 कैसे? 2 NADH यहाँ पर निर्मित हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। एक NADH से 3 ATP अणु मिलते हैं, तो 2 NADH से कितने मिले? 6 ATP अणु। तो 6 ATP हमको यहाँ मिल गए, 2 ATP हमको यहाँ मिल गए। तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हमको कितने अणुओं का लाभ हुआ? 8 ATP। कितने अणु मिले हमको? 8 ATP के अणु ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में मिल जाते हैं। अब हम इस पूरे प्रोसेस का हम एक लास्ट में देखेंगे हमें क्या काम आया और क्या हमें उत्पाद मिले। तो ये एक हमारा एक समीकरण है इसका। ग्लूकोज हमने लिया C6H12O6, 2 ATP के अणु काम आए, 4 ADP के अणु काम आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 4 ADP के अणु काम आए हैं। ADP के अणु हमें क्या मिला? फॉस्फेट अणु मिल गया है, ठीक है। 2 फॉस्फेट अणु काम आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और साथ में हमें क्या काम आए हैं? 2 NAD काम आए हैं। NAD से हमको क्या मिलेगा? NADH मिलेगा, ठीक है। आगे मिल रहा है हमको C3H4O3, यानी ये पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला है C3H4O2O3। ये पाइरुविक के 2 अणु मिल गए हमको। कितने मिले? 2 अणु मिले हमको पाइरुविक के। तो ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में कितने अणु मिलते हैं पाइरुविक एसिड के? 2 अणु मिलते हैं, जो कि किस में प्रवेश करेंगे? अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेंगे। 4 ATP यहाँ पे मिले हमको, ये 2 NADH मिले और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गए। इस तरह से एक जो हमारा समीकरण है पूरी ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया का, ये भी हम याद रखेंगे। ये पूरे समीकरण के द्वारा हम इस पूरे प्रोसेस को दिखा सकते हैं कि कितने हमें ATP का लाभ हुआ। तो नेट जो लाभ है ATP का कितना है? शुद्ध लाभ है हमारा 2 ATP, लेकिन अगर वैसे देखा जाए टोटल तो कितने मिले हमको? 8 ATP इसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे ग्लाइकोलाइसिस क्रिया पूरी हो गई और अब हम अगले टॉपिक में लेंगे हम क्रेब्स चक्र, ठीक है।